शनि की 7.5 है, ढैया है, तो आपका जीवन बर्बाद होने वाला है। कितना सही है ये? काल सर्प योग है। काल सर्प योग मतलब अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मांगलिक दोष अगर किसी की भी कुंडली में हो तो उसे कहा जाता है, एक बहुत बेसिक पैटर्न है कि आपकी शादी बहुत लेट होगी, या तो आप कुंभ विवाह कराएंगे या तुलसी विवाह कराएंगे। ऐसे में ये रेमेडीज करने के बावजूद भी तो शादियां नहीं चलती हैं। देखिए 70% लोग मांगलिक होते हैं, 70% जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है मंगल के 70% लोग। अब उसमें जब मंगल 7वें या 8वें भाव को सीधे प्रभावित करता है तो मंगल दोष बनता है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो बड़ी बड़ी पूजाएं बता दी जाती हैं। क्या किसी दूसरे की पूजा करने से क्या मुझे फल मिल सकता है? अगर कोई सिद्ध पुरुष है तब तो मिलेगा, क्योंकि जो पूजा कर रहा है उसको भी उपवास करना पड़ता है, उसको भी अपने लिए शांति करनी पड़ती है, तब जाके उस पूजा का वह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दूसरों को बांट कर सकता है। तो पुरोहित को भी बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं दूसरे के लिए कुछ करने में। तो ये सिद्ध पुरुष कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माला फेरने लगे, फिर इधर देखा उधर देखा, बात करी और फिर कह दिया आपका ये उपाय हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ऋषि रहे हैं और जिनके करने से बहुत लाभ हुआ लोगों को। बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि देश विद्वानों से आज खाली है। तो उन लोगों के होने से या उन लोगों के करने से लाभ मिलता है, लेकिन वो फिर शास्त्रीय विधि से अपना कार्य करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे और आपको बता देंगे कि इतना मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है, इतने दिन मुझे करना है। और वो मैं लोगों से भी कहता हूँ, आपको धन चाहिए ना, आप धन लो, लेकिन अनैतिक कार्य मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ श्री और लाभ साथ चलते हैं। तो हम ज्योतिषी ही या आध्यात्मिक लोग ही इस प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आपने कालसर्प दोष की बात की, ये जानना लोगों के लिए भी बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि दिमाग में ये तो आता ही है ना कि कालसर्प दोष आखिर आया कहाँ से? ये कुछ दिमागों की उपज है। कुछ वर्ष पूर्व या कुछ सदी पूर्व लिखा गया और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता हुआ मैंने देखा नहीं, बल्कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काल सर्प दोष वाले लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे या बहुत बड़े अफसर बने, जजेस बने, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स बने, बहुत राजनीति में उन्होंने बहुत काम किया, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा कमाई। तो मैं तो काल सर्प दोष को मानता नहीं। आचार्य जी, एक बहुत ऐसी मार्केट है जो कि मांगलिक दोष के ऊपर चलती है। मैं मार्केट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मांगलिक दोष अगर किसी की भी कुंडली में हो तो उसे कहा जाता है, एक बहुत बेसिक पैटर्न है कि आपकी शादी बहुत लेट होगी, या फिर आपकी शादी में 110% प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसके बाद अलग अलग तरह के या तो आप कुंभ विवाह कराएंगे या तुलसी विवाह कराएंगे। ऐसे में ये रेमेडीज करने के बावजूद भी तो शादियां नहीं चलती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए 70% लोग मांगलिक होते हैं, 70% जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है मंगल के 70% लोग। अब उसमें जब मंगल 7वें या 8वें भाव को सीधे प्रभावित करता है तो मंगल दोष बनता है, बस तभी बनता है। तो मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं, और उसमें पंचांग में उसका परिहार भी दिया हुआ है, बहुत सारे पंचांगों में उसका परिहार है। उन परिहारों को देखिए, अगर वो मिल जाते हैं तो फिर रेमेडीज की भी जरूरत नहीं, आप कह सकते हैं कि यहाँ विवाह कर लो। हाँ, मांगलिक दोष जो है, कुछ दोष जिसे बोलते हैं, जो सप्तम अष्टम भावों को प्रभावित करता है, तो वहाँ मैरिज या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके। गुण मिलाए जाते हैं आजकल, तो सॉफ्टवेयर से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर देखा, 2 कुंडलियां मैच करी और गुण मिला दिए। 36 गुण में से कितने गुण मिले हैं?
नाड़ी दोष, भ्रकुट दोष, ऐसे कई सारे दोष हैं। ये कितने रेलेवेंट हैं? क्योंकि कई बार ठीक-ठाक गुण मिलने के बावजूद भी 27 गुणों पे भी शादी नहीं चलती, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं, तो फिर इसका मतलब कहाँ है? बिल्कुल ठीक। देखिए, होता क्या है कि गुण तो मिल गए। गुण सामान्यतः ज़्यादातर ज्योतिषी समुदाय जो है, वो सिर्फ़ चंद्रमा से गुण मिलाता है। गुण मिलान 100 नंबर की थ्योरी है। वो बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तब जाकर एग्ज़ैक्ट हमारे गुण सामने आते हैं या दोष हमारे सामने आते हैं। चंद्रमा मैच करने से तो चंद्रमा के गुण दोष सामने आ गए, बस एक ही प्लैनेट तो मिला। जो सॉफ्टवेयर कर रहा है। हाँ, लोग भी वही कर रहे हैं जो ज्योतिष अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी वही करते हैं। इससे कुछ नहीं होता, ये गलत है। और सॉफ्टवेयर से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपको बता देगा ये चीज़ है। अब ये चीज़ का परिहार है या नहीं है, इस बात का कोई वो उत्तर नहीं देता है ना। कई चीज़ों का परिहार होता है। अब जैसे 7वें भाव में किसी का मंगल है, ठीक, भाव स्पष्ट कुंडली बनी, उसमें वो 6ठे भाव में आ गया, तो अब मंगल दोष उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अब वो विवाह भी कराएगा, थोड़ा खटर पटर चलती रहेगी, लेकिन अब वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। या 8वें भाव से 9वें भाव में आ गया मंगल, तो वो फिर उतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो एक कुंडली का जो एनालिसिस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इतना आसान नहीं है कि बटाक से कर दिया, उसमें बहुत टाइम लगता है। और जब हमको 15-20 साल हो जाते हैं, तब हम केवल फटाक से देखकर, जैसे किसी की भी प्रैक्टिस होती है, अब आपको कोई भी विषय दे दिया जाए तो एकदम से आप बोलेंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका हो गया, तो तब तो ये हो सकता है। अन्यथा मैं यही कहना चाहूँगा, मंगल दोष के लिए 100 नंबर से कुंडली मैचिंग होती है, वो खुद बैठ के मैच करें, और उसमें लगेगा आधा पौना घंटा कम से कम, और उसके बाद फिर किसी कुंडली पर डिसीजंस लें, अन्यथा डिसीजन ना लें। आचार्य जी, नाड़ी दोष एक ऐसा, उन्हीं पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट है जिसपे भाई कई बार ये कहा जाता है कि अगर नाड़ी दोष है तो अब शादी नहीं हो सकती, और ऐसे में नाड़ी दोष कटता भी है। क्या ये लॉजिक सही है? नहीं, नाड़ी दोष से शादियां होती है, हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। हाँ, ये कहते हैं ना कि बच्चे नहीं होंगे, या तो किसी दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। अगर RH फैक्टर दोनों का सेम आ रहा है तो, अन्यथा नाड़ी दोष का भी परिहार है। अगर RH फैक्टर सेम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे होंगे। थोड़ा देर हो सकती है, या ये हो सकता है कि एक आध मिसकैरेज हो जाए, लेकिन बच्चा होगा। आचार्य जी, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा कहीं ना कहीं पे एक ऐसी मुझे लगता है कि विज्ञान है जो कि अपने आप में कई सारी चीजें बताता है। आपसे समझना चाहती हूँ, सामुद्रिक शास्त्र कई सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें भी बताता है क्या ये? देखिए, ऋषि समुद्र ने इस ज्ञान को डेवलप किया। हमारे ऋषियों ने बहुत खोज करके ही कोई ज्ञान डेवलप किया है। वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं कह देते थे, तो उस ज्ञान को उन्होंने डेवलप किया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हेयर कैसे हैं, बारीक हैं कि हैवी हैं, उसका कलर कैसा है हेयर का, आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, तिल के बारे में, और चलते कैसे हैं। आप दरवाज़ा खोल के चल के 4 कदम आइए, पता चल जाएगा कि आपके प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। अच्छा। जी। और उसमें चेहरा हमारा किस, हाँ, हाँ, वो फेस रीडिंग एक्चुअली समुद्र शास्त्र का ही वो एक पार्ट है। अब उसको अलग से डेवलप किया गया है, लेकिन अब उसमें हमें पता चल गया गोल चेहरा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, चौकोर चेहरा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, यदि एग-लाइक है तो ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है, तो उससे पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं, और बहुत सारी चीज़ों का हमने प्रयोग भी किया है।
और 101% ये ठीक होते हैं। निकलता है सही। हाँ। तो मेरा यहाँ पे क्यूरियोसिटी ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके फेस पे कहीं पे तिल होगा तो इसका क्या मतलब है? चेहरे पे अगर बाएं गाल पे तिल है, दाएं गाल पे तिल है, क्या मतलब है इसका? देखिए, तिल का एक तो मेडिकल पार्ट है, यानी जो हमारी माइनर वेन्स हैं वो इकट्ठी होने लगती हैं तो वो एक तिल की शेप ले लेती हैं। ठीक, तिल फॉर्म हो गया। अब ये जो तिल फॉर्म हुआ है इसको हमें देखना कैसे है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी है लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए एक जो बॉटनी वाले स्टूडेंट ने ये बताया कि ये जो पेड़ है ये ऐसा रहेगा, लेकिन हमको उससे क्या फायदा मिलेगा, ये दूसरी चीज हो गई। तो वही तिल का है। अब तिल में दो तीन चीजें मैं बताता हूँ। अगर माथे पर तिल है आंख से 2 उंगल ऊपर तो ये तिल अच्छा होगा, और आंख के बिल्कुल साइड में है तो ये तिल आंखों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। ठीक है, अगर ये तिल आंखों के यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी हार्ट की या लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। नाक पर अगर किसी के तिल है तो उसको जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन भर वो अर्निंग करेगा। नाक पर तिल अगर यहाँ पर तिल है तो वो जीवन भर अर्निंग करेगा और अपने अच्छी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करेगा और अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करेगा। ठीक, उसके बाद आता है गाल का तिल, गाल पे। पहले यहाँ को बताइए, मेरे यहाँ पे तिल है। तो यहाँ पर यदि तिल है तो ये अच्छा है, अच्छा उसको मानते हैं। यहाँ से ये पूरा कर्व अगर हम खींचेंगे तो इतने बीच में कोई भी तिल है तो वह अच्छा होता है। खास तौर से राइट में अगर है तो बहुत अच्छा है, लेफ्ट में है तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं होंठ। होंठों पर जो तिल है, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी देखे बहुत ध्यान से देखे। अगर यहाँ के पास चाहे मेल हो या फीमेल, यहाँ पर यदि कोई तिल आता है किसी के तो उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। मैरिज या तो बहुत देर से शुरू होगी, डिलेड मैरिज होगी, और या फिर जो मैरिज होने के बाद उसमें थोड़ी सी टेंशन्स रहेंगी। लेकिन ये तो ब्यूटी स्पॉट भी कहते हैं ना इसको। हाँ, तो वो देखने में तो सुंदर लगा, लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सारे लोगों को आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर आएगा तो उनको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि यदि किसी के यहाँ पर तिल आ रहा है तो ये ठीक है, वो देखने में सुंदर लगेगा, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, वो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके साथ ये दिक्कत होगी। या तो आइदर इट विल बी अ केस ऑफ डिलेड मैरिज और प्रॉब्लमेटिक मैरिज। प्रॉब्लम। हाँ, एक बड़ा कॉमन सा लोग देखते हैं कि अगर हाथ के हथेली के बीचों बीच तिल आता है और आपकी जब आप व्हेन यू मेक अ फिस्ट तो वो अंदर आता है तो आपके पास पैसा बहुत होगा। हाँ। मिथ है क्या ये? तिल जो हाथ में इस तरीके से आपने मुट्ठी बांधी और तिल उसके अंदर चला गया तो ये अच्छा है, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। लेकिन अगर ये तिल, देखिए ये वाली जो सन की अपोलो, फिंगर ऑफ अपोलो है, ये सन की लाइन है, इस पर अगर ये तिल होता है तो या तो फादर का प्रॉपर सुख नहीं मिलता और या फिर आँख की दिक्कत उसको होती है, ये भी है। तो जहाँ किसी व्यक्ति को ये दे रहा है तो वहाँ ये चीज ले भी लेगा। अच्छा, और अगर किसी के पैर में तिल हो तो कहते हैं वो बहुत घूमता है। जो तलवा है, तलवे में यदि तिल है तो घूमना भी होगा, लेकिन उसको
पेट की भी दिक्कत रहेगी, लेकिन घूम के वो बहुत पैसा भी कमाएगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को घूमना भी चाहिए और ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये जिस दिन आलसी हो गए उस दिन इनका जो फॉर्च्यून है, इनका जो भाग्य है, वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो ऐसे लोगों को बहुत एक्टिव होना चाहिए, ये दिन बताता है। क्योंकि आचार्य जी आपने कहा सामुद्रिक शास्त्र में स्वप्न के बारे में भी बताया जाता है। कई लोग इसको आप टाइम ट्रैवल से जोड़ सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे टाइम से जुड़ी हुई, कई लोग पहले से इंट्यूटिव इतने ज्यादा होते हैं उन्हें पता चल जाता है, या सपनों का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ये लॉजिक सही है? देखिए, स्वप्न का अपना एक विज्ञान है। लोग कहते हैं कि जो कुछ हमारे मन में बसा रह गया, वही चीजें सपने में हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसे लोगों को सेम सपने रोज आते, रोज नहीं आ रहा है, कभी कभार आता है। तो जो स्वप्न है ये एक अवस्था भी है, और बहुत सारे जो गुरु अपने शिष्यों को संदेश देते हैं वो स्वप्न अवस्था में देते हैं। जब वो स्वप्न में हो, सो रहा हो, शिष्य सो रहा हो, तब वो अपना संदेश देंगे। अब वो डिकोड कर सके नहीं कर सके एक अलग बात है, लेकिन उसको उस समय में संदेश मिलेगा। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं, मतलब मुझे लगता है मोस्टली लोगों को अपने सपने याद नहीं रहते, या याद थोड़ा रहेगा भी तो बिट्स में याद रहेगा। ऐसे में कई सपने ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं। लाइक जब मेरी दादी की डेथ हुई थी, मुझे 2 दिन पहले कपाल क्रिया देखी थी मैंने। अब इतने छोटे बच्चे को कपाल क्रिया का मतलब नहीं पता, बट आई हैव सीन दैट होल पिक्चर। ऐसे सपनों का क्या मतलब है जो अपने आप में एक पूरी सिचुएशन को पहले बता देंगे? जिन लोगों का केतु अच्छी स्थिति में होता है या चंद्रमा और बृहस्पति अच्छी स्थिति में होता है, इन लोगों को इंट्यूशंस हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के इंट्यूशन हो जाते हैं। जैसे एक गाड़ी जा रही है तो एकदम उसको लगेगा कहीं ऐसा ना इसका एक्सीडेंट हो जाए, और वो आप देखेंगे कि थोड़ी दूर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे ब्रेन की बड़ी ज़बरदस्त फैकल्टी, हम अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो करते भी नहीं हैं अभी। तो हमारे जो ब्रेन में बहुत सारी पावर्स हैं, उनमें से एक बहुत स्ट्रांग पावर है इंट्यूशन। और ये इंट्यूशन वहम की वजह से नहीं है, वो तो वहम है। एक व्यक्ति है, वो रोज कह रहा है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, कभी ना कभी तो कोई ना कोई गिरता ही है, वो तो वहम हो गया। हाँ, तो वो नहीं, उसको अचानक ये 3-4 दिन से सपना आ रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, और वो गिर गया। ये इंट्यूशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इंट्यूशन डेवलप होता है, ये बहुत सारे इंडिकेशंस देता है। और किसी के अंदर तो बाय बर्थ होता है, किसी को ध्यान साधना करने से हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। ध्यान साधना करने बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, वो कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, आपका ये है, आपका वो है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अब किसका पैसा टिकता है? ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मिलता उतना नहीं है। तो सभी के साथ ये हालत है। उन लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा कोई सिद्ध पुरुष है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ये इंट्यूशन नहीं है, ये वाचाल शक्ति है। ठीक है, इंट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। कई लोग पहली बात तो कौन सा प्लैनेट इंडिकेट करता है, जहां तक मुझे समझ में आता है अष्टम भाव जो होता है ये बड़ा मिस्टीरियस हाउस है। इसका कनेक्शन भी मैं समझूंगी, और इसका क्या इंट्यूशन से कोई कनेक्शन है? अगर लग्न का, 6th हाउस का और 8th हाउस का कनेक्शन केतु से बना हो, या उसमें केतु हो, या उनके भाव के जो लॉर्ड्स हैं उनके साथ केतु हो, तो ऐसे, और ये केतु शिफ्ट ना हो,
नमांश में भी अच्छी पोजीशन में हो और भाव स्पष्ट में यानी चलित में ये शिफ्ट ना हो, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन है। और मैंने यहाँ तक देखा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि इन भावों में चंद्र केतु यदि साथ बैठे हैं और बहुत डिस्टेंस नहीं है डिग्री से, वो क्लोज है, तो ऐसे व्यक्ति को ये भी पता लग जाता है कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, हाँ, और वो रिस्क भी ले लेता है कि मैं तो यही आएगा बस इतनी। चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपनी कुंडली में देखेंगे चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है।